नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए एमसीक्यूज़ कर रहे थे यूपी जीके के। यूपी जीके के एमसीक्यू और साथ ही साथ करंट अफ़ेयर्स। ये तीसरा सेट है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसमें सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 हमने आपको करवा दिए हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो, तो आप कहाँ जाएँगे? आप जाएँगे टेलीग्राम चैनल पर और यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप किसी भी बैच से एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाइए, एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आपको सारे के सारे बैचेस मिल जाएँगे, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और सब्जेक्ट वाइज़ अलग-अलग बैचेस जैसे पॉलिटी का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का और भी कई सारे। तो चलिए शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले को पढ़ो, कह रहा है कि 1954 1954 में उत्तर प्रदेश के हैं मैथिली शरण गुप्त। इनको निम्नलिखित में से कौन-सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण, भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण या फिर पद्मश्री? तो यहाँ पर आओ ज़रा, क्योंकि प्रदेश सामान्य अध्ययन की क्लास है, तो हम केवल और केवल उत्तर प्रदेश पर ही फ़ोकस करेंगे। एक शख्स का नाम दिया है, इनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। इनका नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हैं उत्तर प्रदेश से। इनका जो जन्म है ये 1886, याद रखिएगा आजकल जन्म ईयर्स भी पूछ रहा है आयोग, ठीक है? तो जितनी महान विभूतियाँ रही हैं, उनके ईयर्स भी पता होने चाहिए। जन्म हुआ तो 1986 में, लेकिन कहाँ हुआ? स्थान क्या है? स्थान है झांसी। झांसी में एक जगह है चिरगांव, यहीं पर इनका जन्म हुआ था और इन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से जाना जाता है। इन्हें कहते हैं साहित्य जगत में दद्दा, याद रखो। साहित्य जगत में ये दद्दा कहे जाते हैं। अच्छा, इनको राष्ट्र कवि की पदवी पदवी भी दी गई है। राष्ट्र कवि महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की पदवी दी थी और इसके बाद 1954 1954 वर्ष जब आता है तो इन्हें पद्म भूषण से नवाजा जाता है। पद्म भूषण। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं कौन-कौन सी हैं? जैसे साकेत इन्हीं की रचना है। यशोधरा यशोधरा इनकी रचना है। इसके अलावा जयद्रथ वध उन्हीं की रचना है और साथ ही साथ भारत भारती बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है ये रचना। नहुस किसका है? नहुस भी इन्हीं का है। हिडिंबा भी इन्हीं का है। तो ये कुछ रचनाएं याद रखो। पद्म भूषण मिला था 1954 में। राष्ट्र कवि की पदवी दी जाती है। साहित्य जगत में इन्हें दद्दा कहा जाता है। 1986 में जन्मे थे झांसी के चिरगांव में। सही उत्तर हो जाएगा पद्म भूषण। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। सेकंड कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और झांसी में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और झांसी में आपको जाना है और कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है। हमीरपुर में जाओ और झांसी में जाओ, आपको सिलिमेनाइट मिलेगा या पायरोफिलाइट मिलेगा या फिर बॉक्साइट या फिर डैश नमक मिलेगा। आपको मिलेगा पायरोफिलाइट। ठीक, डायस्पोर पायरोफिलाइट यहाँ पर मिलता है और ये केवल हमीरपुर और झांसी तक ही सीमित नहीं है। ये आप आगे जाओगे ललितपुर झांसी से और दक्षिण की तरफ जाओगे, तो ललितपुर में भी ये मिलेगा आपको। आपको ये महोबा में भी मिलेगा। ठीक है, चूंकि बात खनिज की हो गई है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना। देखो, ये तो बात हो गई पायरोफिलाइट की। खनिज है बॉक्साइट। क्या बता सकते हो ये कहाँ पाया जाता है? यूपी की अगर हम बात करें तो बांदा, बांदा का एक क्षेत्र है राजे गांव, याद रखना। राजे गांव, यहाँ पर बॉक्साइट ठीक ठाक मात्रा में मिलता है। इसके अलावा चंदौली का क्षेत्र, यहाँ भी बॉक्साइट पाया जाता है। कुछ ईयर्स याद रखो, जैसे 1954। इस वर्ष क्या हुआ था? उन्हीं कर्म के क्षेत्र में। 1974 इस वर्ष क्या हुआ था खनिज के क्षेत्र में? 1996, 1974 और एक वर्ष याद रखना 1998 1998। 3 ईयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 1900 एक मिनट, 1954 नहीं 1995, 1995, 1974 और 1998। 1995 और 98 पहले ये देख लो। 1995 में क्या हुआ? 1995 में हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में एक निदेशालय बनाया गया। यूपी में एक निदेशालय बना और ये निदेशालय कहलाया भूतत्व भूतत्व और खनिकर्म भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय। 1998 में क्या हुआ? 1998 में हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले खनिज नीति घोषित की गई थी।
यानी कि सबसे जो पहली उत्तर प्रदेश में खनिज नीति है, ये प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? 1998 में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब आ जाओ 1974 में। 1974 में क्या हुआ? 1974 में हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में एक निगम बना था, निगम। और ये निगम कौन-सा था? उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, राज्य खनिज विकास निगम। ये अस्तित्व में आया था 1974 में, ठीक है? ये 3 ईयर्स याद रखो, पूछे जाते हैं। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। तीसरे में आओ, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में पेड़ों की प्रमुख प्रजाति कौन-सी है? वृक्ष है कि सागौन है, ओक है, देवदार है? इस तरह के सारे सवाल मैंने आपको यूपी स्पेशल बैच में करवाए हुए हैं, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ से पढ़िए ज़रूर, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। मैं उत्तर प्रदेश की केवल बात करूँगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अभी यहाँ पर गौर करना। ये मैंने लिखा उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कुछ वन पाए जाते हैं। कौन से वन? ये 3 कैटेगरी याद रखना। वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। और एक कैटेगरी याद रखना उष्णकटिबंधीय कटीले वन, कटीले वन। अब अगर हम कहें आपसे पूछें कि भैया उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का कोनो उदाहरण पता है आपको? बिल्कुल, आप कहोगे सागौन है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सागौन है। फिर अगर हम आपसे पूछें कि भैया बताओ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, अभी आर्द्र था, तो हालाँकि हैं बहुत सारे, लेकिन ये एग्ज़ाम में बहुत रिपीट होता है, सागौन, याद रखो। शुष्क पर्णपाती में कोई मुझे उदाहरण बता दो, तो आप कई सारे बता सकते हो, जैसे आपके मोहल्ले में ही नीम का पेड़ होगा, जैसे आम का पेड़ होगा, हैं? अ, इसका सीज़न आएगा तो आप आम खाते भी होंगे। हालाँकि नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाए तो वो बता भी देते हैं कैसे खाएँगे, है ना? खैर पीपल, इसके अलावा ऑक्सवुड, कमलतास। अगर कटीले वन पूछें कि ये कहाँ पर उष्णकटिबंधीय कटीले वन कौन से हैं? तो जैसे खैर है, जैसे बबूल है, ठीक है? कीकर है, खजूर है, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में। एक सवाल हम सीधा-सा आपसे पूछते हैं, मुझे बताओ उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश वन विभाग, क्या बता सकते हो ये कब इसकी स्थापना हुई थी? मुझे बताओ। 1974 1974 में। तारीख बता सकते हो? 25 नवंबर, याद रखो। 25 नवंबर 1974 में इसको इस्टैब्लिश किया गया था। वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 3 तो हो गया। तीसरे में उत्तर क्या सही होगा? सागौन होगा, है ना? चौथे में आओ। चौथा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन-सी प्रजाति उत्तर प्रदेश में संकटग्रस्त रूप में वर्गीकृत हुई है? संकटग्रस्त रूप में। सफेद पीठ वाला गिद्ध है, दलदली हिरण है, भारतीय घड़ियाल है या चोंच वाला गिद्ध है? सही उत्तर होना चाहिए दलदली हिरण, स्वैम्प डियर। अब यहाँ पर आओ जरा, ये है कहाँ पे? अपने उत्तर प्रदेश में। देखो, एक पार्क है, इसे कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क, गौर करना। दुधवा नेशनल पार्क से संबंधित कुछ ईयर्स याद रखो। 1958 में क्या हुआ? 1968 में क्या हुआ? एक वर्ष है 1977, इस वर्ष क्या हुआ? एक वर्ष और याद रखो 1987, 88, इस वर्ष क्या हुआ? इसके अलावा 1977 में एक घटना घटी थी दुधवा से ही संबंधित, और 1984-85 से संबंधित एक घटना घटी थी। ये सारे ईयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक, कोई भी पूछा जा सकता है। 1958 में क्या हुआ था? 1958 में हुआ ये था कि एक अभयारण्य था जिसका नाम था सोनीपुर। सोनीपुर अभयारण्य, इसे घोषित किया गया और यहाँ पर साधारणतया हिरणों का संरक्षण किया जाता था। हिरण का संरक्षण करने के लिए सोनीपुर अभयारण्य घोषित किया गया। 1968 में क्या हुआ? 1968 में हुआ ये कि जो दुधवा क्षेत्र था, दुधवा वन्य जीव अभयारण्य बना। एक वन्य जीव अभयारण्य ये बन गया। उसके बाद आया 1977। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये इस वर्ष
ये दुधवा जो था, ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान बना। फिर इसके बाद आया 1987-88। 1987-88 में दरअसल इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसे शामिल किया गया। ठीक। 1977 में क्या हुआ? 1977 में मैंने अभी बताया राष्ट्रीय उद्यान बना था, लेकिन किसके प्रयास से? एक शख्स थे अर्जन सिंह। इनके प्रयास से दरअसल ये मिले जाके उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो ये तत्कालीन पीएम से मिले और पीएम से मिलके इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित करवाया था इस शख्स ने। 84-85 में क्या हुआ? 84-85 में हुआ ये था कि कुछ गैंडे लाए गए थे। गैंडों की संख्या थी 7। 7 गैंडे लाए गए थे दुधवा में। कहाँ से आए थे ये? ये आए थे नेपाल से, ये आए थे असम से, पाबीतोरा से। ठीक है? तो असम और नेपाल से यहाँ पर 7 गैंडे लाए गए। तो मैं, चूँकि आपके ऑप्शन में दलदली हिरण लिखा है, तो मैं दलदली हिरण के बारे में भी कुछ बातें आपसे शेयर कर दूँ। दलदली हिरण, ये जो दलदली हिरण है ना, इसके बारे में याद रखो, ये यहीं पर पाए जाते हैं दुधवा में और ये एक संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त प्रजाति है। ठीक? अच्छा, चूँकि ये बात दुधवा की हो रही है, क्या मुझे बता सकते हो दुधवा में झीलें कौन-कौन सी हैं? यहाँ पर कौन-कौन सी आपको झीलें देखने को मिलेंगी? जैसे बांके ताल यहीं पर है। जैसे एक यहाँ पर झील आपको मिलेगी, उसका नाम है ककराहा ताल, और एक यहाँ पर मिलेगी आपको साथियाना रेंज, साथियाना रेंज, याद रखो। ठीक है? इसमें नदियाँ भी हैं, जैसे सुहेली नदी, मोहना नदी यहाँ पर मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। 5th नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है अकबर के बारे में बताओ भाई, जानकारी युति है, कौन-सी सही है? अकबर अपने पिता हुमायूँ की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। हाँ, बिल्कुल सही है। हुमायूँ की मृत्यु हो चुकी थी, उस समय अकबर को सूचना दी गई थी और फिर ये जब आ रहा था तब तक यहाँ दिल्ली में कब्जा हो गया था हेमू के द्वारा। ये सारी बातें मैंने आपको हिस्ट्री में बताई हुई हैं, तो आप वहाँ से याद करो। खैर, पहला वाला तो सही हो जाएगा, हुमायूँ की मृत्यु के बाद ही वो गद्दी पर बैठा था। आगे कह रहा है, उसने पानीपत की पहली लड़ाई में हेमू को हराया था। हाँ, ये भी ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये सही क्यों होगा? पानीपत की पहली लड़ाई इसने थोड़ी लड़ी थी। ये तो मैंने आपको बताया था, पानी पी के खाना खाओ और खाना खा के झगड़ा वगैरह का युद्ध। तो ये तो बाबर वाले थे ना, यहाँ तो गलत हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा। पहला तो सही होगा और इसने प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया था, तीसरा भी सही हो जाएगा, तो 1 और 3 होगा। ए और सी, डी पार्ट बी गलत हो जाएगा। पानीपत की पहली नहीं होगा। ठीक? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब आ जाओ अकबर के पास। अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना, चूँकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जैसे ये है अकबर, और आपको पता होगा इसके दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में से 2 ऐसे रत्न थे जो अपने यूपी के थे। ये कौन थे? एक था बीरबल। हालाँकि बीरबल का जन्म कहाँ हुआ है, इसमें कंट्रोवर्सी है। अलग-अलग स्रोत अलग-अलग इसकी जानकारी देते हैं। कुछ स्रोत कहते हैं कि इसका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, कुछ कहते हैं कि इसका जन्म कालपी में हुआ था। ठीक है? एक शख्स और था जो यूपी से था, इसका नाम है टोडरमल। टोडरमल। ये कहाँ से था? ये था सीतापुर से। ये सीतापुर से था। ठीक है? और सीतापुर में एक जगह है लहरपुर, ये वहाँ से बंदा संबंधित था। अच्छा, यही वो टोडरमल है जिसने एक प्रणाली शुरू की थी, जिसे कहते हैं दहसाल बंदोबस्त। दहसाल बंदोबस्त प्रणाली इसी ने शुरू करी थी। और बीरबल के बारे में अगर हम एक चर्चा आपसे करें तो आप से पूछा जा सकता है कि अकबर ने एक धर्म शुरू किया था, या हम कहें एक पंथ शुरू किया था, जिसको कहते हैं दीन-ए-इलाही, दीन-ए-इलाही। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि दीन-ए-इलाही को अपनाने वाला अपनाने वाला ये जो पहला हिंदू था, वो कौन था? वो यही शख्स था, बीरबल। ठीक? इसने बहुत सारे स्थापत्यों का निर्माण भी करवाया था। इसकी इसके द्वारा जो बनवाई गई इमारतें थीं, वो कौन-सी थीं? देखो ज़रा, देखो। गौर करना। आगरा का किला, आगरा का किला बनवाया था। इसके अलावा इलाहाबाद का,
इलाहाबाद का किला बनवाया, और एक और याद रखो, फतेहपुर फतेहपुर सीकरी। अब यहाँ पर मुझे बताओ ये कब बना था? इसकी नींव कब पड़ी थी ये बता दो। 1565 में इसकी नींव पड़ी थी आगरा के किले की। और इलाहाबाद का किला उन 1900 नहीं, 1900 में तो ये इसका पूरा खानदान नहीं रहा होगा। 1900 नहीं, 1500 ही है। 1583 इलाहाबाद का किला इसका निर्माण हुआ था। और जो फतेहपुर सीकरी है, ये 1571 से लेकर 1585 तक इसका निर्माण हुआ था। ठीक? तो ये सारे याद रखना अकबर के बारे में। चलो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया पार्ट। 6 नंबर में आओ जरा। 6 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि किसकी रही है? कानपुर की रही है, हमीरपुर की, गौतम बुद्ध नगर सही होगा यहाँ पे। गौतम बुद्ध नगर। अभी यहाँ पर आओ, मैं आपसे दो तीन बातें डिस्कस कर लूँ। जनगणना 2011, हालांकि 2021 के आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं। जैसे ही आते हैं हम आपको अपडेट करवाएंगे। जनगणना 2011, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है काहे की संबंधित सवाल किससे है? दशकीय वृद्धि से। दशकीय वृद्धि, इससे संबंधित सवाल है कि बताओ भाई, दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है? सर्वाधिक, और इसके बाद न्यूनतम। तो हालांकि ऊपर का एक ही याद रखो, आपके लिए इतना ही काम चल जाएगा, है ना? सर्वाधिक कहाँ की है? गौतम बुद्धा नगर, जीबीएन। और न्यूनतम कहाँ का है? न्यूनतम है कानपुर का। लेकिन अगर चाहो तो आगे के दो और याद रखो। सर्वाधिक सबसे ज्यादा है गौतम बुद्ध नगर का, इसके बाद नंबर आता है गाजियाबाद का, और गाजियाबाद के बाद नंबर आता है श्रावस्ती का। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कानपुर का है, सबसे कम उससे ज्यादा है हमीरपुर का, हमीरपुर। और हमीरपुर के बाद नंबर आता है बागपत का। ठीक है, कानपुर, हमीरपुर, और इसके बाद फिर बागपत का। वापस आ जाओ 6 नंबर में। 6 के बाद हम आपको लिए चलते हैं 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7वां कह रहा है, उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सवाल यह है कि कब मिला? 1972 में मिला, या 75 में, 78 में, या फिर 1980 में, 1980 में? वात्स्यायन साहब के पास चलो जरा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये वो शख्स हैं जिन्हें अज्ञेय भी कहा जाता है। अज्ञेय। इनके जन्म के बारे में अगर सवाल आए तो आप बताओगे कुशीनगर, कुशीनगर। ठीक। और इनकी कई सारी उपलब्धियां हैं, जैसे इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है, साहित्य अकादमी, इन्हें पुरस्कार मिल चुका है। ये जो पुरस्कार मिला कब मिला? इन्हें ज्ञानपीठ मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें एक पुरस्कार और मिल चुका है, गोल्डन व्रीथ पुरस्कार, गोल्डन व्रीथ पुरस्कार। ये जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है 1964 में मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में मिला था। ठीक है। इनकी एक रचना याद रखो, बहुत पूछा, हालांकि कई सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन एक पूछी जाती है बहुत बार, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। ये सवाल पूछा जाता है कि किसकी रचना है? अज्ञे साहब की है। यहाँ तो बात समझ पाए? वापस आ जाओ अपने सवाल में। सही उत्तर क्या होगा? ज्ञानपीठ कब मिला था? 78 में। और आगे बढ़ो 8 नंबर में। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो हवाई अड्डे हैं, उनके संबंध में सही कथन की पहचान करो। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। क्या ये सही है? लखनऊ में स्थित है, सही तो है। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ये कानपुर में नहीं है ना? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कानपुर में तो नहीं है। अच्छा, और आगे बढ़ो जरा। कह रहा है खेरिया गोरखपुर में, ये भी गलत है। खेरिया दरअसल आगरा में है। और लाल बहादुर की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से हवाई अड्डा जो है वो वाराणसी में है ना? तो बी भी गलत होगा, सी भी गलत होगा, केवल और केवल एक सही होना चाहिए। ठीक। बात हवाई यातायात की आ गई है, तो अभी आपको पता होगा इंडिगो का बवाल चल रहा है ना? खैर,
1911 इसमें 4 ईयर्स याद रखना। एक वर्ष याद रखना 1911 हवाई यातायात से संबंधित उत्तर प्रदेश से संबंधित मैं सारी बातें बता रहा हूँ। 1975 1975 याद रखो। 1980 1980 याद रखो। इस वर्ष क्या हुआ? 2008 इस वर्ष क्या हुआ? बस 4 सवाल बनते हैं। हुआ ये 1911 में इस वर्ष इलाहाबाद से नैनी ये हवाई सेवा संचालित की गई। हवाई सेवा संचालन किया गया सबसे पहली बार। और ये हवाई सेवा कोई यात्री वगैरह नहीं गया था, ये डाक सेवा थी। ठीक। अब यहाँ पर आओ 1975 में क्या हुआ? 76 में हुआ ये अपने उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश राज्य में उड्डयन उत्तर प्रदेश राज्य में उड्डयन निदेशालय बना था। निदेशालय बना। अच्छा, ये जो उड्डयन निदेशालय बना था इसमें हुआ हो ये रहा था कि भाई इसका कोई कार्यकलाप तो देखेगा। तो जवाब ये निकल के आया कि कार्यकलाप कौन देखेगा? तो उड्डयन संबंधी कार्यकलाप देखने के लिए एक क्लब था उस समय। इसका नाम था हिंद फ्लाइंग क्लब। हिंद फ्लाइंग क्लब ये देख रहा था कामकाज। उसके बाद 1980 का दशक 1980 आया। 1980 में हुआ ये कि जो हमारा उड्डयन विभाग था, उड्डयन विभाग ने कहा कि एक काम करो, हिंद फ्लाइंग क्लब से कहा कि आप एक काम करो, आप छुट्टी पर चले जाओ। और हिंद फ्लाइंग क्लब की जो जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी वो आप हमें दे दो। जिम्मेदारी उड्डयन विभाग ने ले ली। ठीक है। और 1980 में ही राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय का गठन किया गया। फिर इसके बाद 2008 आया। 2008 में कानपुर में एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई उड्डयन संबंधी। कानपुर में एक संस्थान था जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश उड़ान प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थान। इस संस्थान का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। अस्तित्व समाप्त। ये 2008 में कानपुर में घटना हुई। तो ये 4 ईयर्स हैं, चारों ईयर्स आप याद रखो। 1911 में क्या हुआ उड्डयन के क्षेत्र में, 76 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ और 2008 में क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम नाइन्थ की तरफ। नाइन्थ में क्या कह रहा है? कहा यह गया है कि उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में सही कथन की पहचान करो। रिहंद परियोजना बेतवा में कहाँ होगी? रिहंद परियोजना बेतवा में थोड़ी होगी। यूपी ट्रिपल एससी आयोग कहता है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग इस तरह के सवाल बनाता है, कहता है कि बताओ भाई रिहंद परियोजना बेतवा में है क्या? तो बता दीजिए ना बेतवा में नहीं है, अर्थात ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है राजघाट बांध परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक संयुक्त परियोजना है। हाँ, बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है माता टीला जो बांध है वो रिहंद पर नहीं है। ये कहाँ है? ये बेतवा में है। ठीक। तो सी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, बी सही होगा, केवल और केवल बी। नेक्स्ट देखो। हालांकि ये तो फैक्ट से संबंधित था, 3 फैक्ट एक साथ जोड़ के सवाल बना दिया है आयोग ने। तीनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी है जो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में फूलपुर के पास से निकलती है? मैंने आपको रिवर सिस्टम इन इंडिया बताया था, उसमें नदियों के बारे में बताया था। इसमें एक टॉपिक बताया था हमने कि उत्तर प्रदेश में मैदान से या हम कहें मैदानी भाग से निकलने वाली निकलने वाली नदियाँ। याद आ रहा है कुछ? ये मैंने आपको टॉपिक बताया था। कौन-कौन सी हैं? 2 इसमें नदियाँ याद रखना, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। एक तो है गोमती, इसके बारे में याद रखो और दूसरी है वरुणा, इसके बारे में याद रखो, दोनों नदियाँ। सबसे पहले गोमती में आ जाओ, ये कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है फुलहर झील से या इसी को बोलते हैं गोमत ताल। कन्फ्यूज़ मत होना। निकली और बहती रही, बहती रही, बहती रही, पहुँच गई गाजीपुर। गाजीपुर पहुँची तो एक जगह पहुँच गई, कैथी। जैसे ही कैथी पहुँची, तो वहाँ से निकल रही थी गंगा जी। उसने कहा गंगा से कि हमको भी ले लो, हमको भी अपने में लीन कर लो, तो कैथी गाजीपुर में कैथी के निकट निकट ये कहाँ मिल जाती है? ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है? गंगा जी इसका पानी लेके आगे चल पड़ी।
फिर नंबर आता है वरुणा का। अब ये कहाँ से निकली? तो ये निकलती है प्रयागराज से। प्रयागराज के समीप एक जगह है फूलपुर, फूलपुर याद रखना। फूलपुर से ये निकली, ठीक? निकली और आगे चली, चलते-चलते कहाँ पहुँच गई? वाराणसी। वाराणसी के निकट ये पहुँचती है केशव घाट, केशव घाट, और कहती है गंगा जी मेरा भी पानी ले लो। केशव घाट के निकट ये गंगा से मिल जाती है। बात समझ पा रहे हो? तो ये दोनों नदियाँ याद रखो, गोमती भी और वरुणा भी। वापस आ जाओ सवाल में, कहाँ था? 10 नंबर वरुणा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आओ। उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदान मुख्य रूप से काहे से बना है? ये इस तरह के सवाल आपको ज्योग्राफी में हमने बताए थे। गंगा का मैदान काहे से बना है? सवाल सिंपल है, आराम से कर लोगे। विंध्य पर्वतमाला ये तो गलत हो जाएगा, चूँकि गंगा का मैदान तो उत्तर में है और विंध्य है इधर मध्य प्रदेश में, है ना? आपको जाना है उत्तर प्रदेश, उत्तर में। प्राचीन ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से थोड़ी बनेगा। ज्वालामुखी से कौन बना है? ये वाला क्षेत्र। ये प्रायद्वीप में जब आप जाओगे, ये बेसाल्ट लावे से बना है, यहाँ पर। तो ये भी गलत हो जाएगा। गंगा और इसकी सहायक नदियाँ सही होगा, सी पार्ट, ठीक है? गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ ज़रा, सॉरी 12 में। ज़रा उत्तर प्रदेश में एक जिला है आजमगढ़, इसके बारे में सही कथन की पहचान करो। सबसे पहला कह रहा है ये तमसा नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। यह जिला पूर्व में गोरखपुर से घिरा है, नहीं। अगर हम आजमगढ़ को यहाँ लें तो पूर्व में गोरखपुर नहीं है, ये गलत है। उत्तर में मऊ है, नहीं यहाँ भी मऊ नहीं है, ये भी गलत है। अब आप देखो दिशाओं से संबंधित सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा, तो बी और सी गलत है। तो आपको मैप आना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल ये समझिए कि मैप आपके मुट्ठी में हो, कई सारे मैप भरिए। देखो मैं बात कर रहा हूँ आजमगढ़ की, आजमगढ़। अगर ये हम मान लें ये हमारा है जिला आजमगढ़, तो जब आप इसके पूर्व की तरफ जाओगे, मैप देखते हो तो यहाँ पर है मऊ। जब आप उत्तर की तरफ देखते हो तो यहाँ पर है गोरखपुर, और जब आप बिल्कुल उत्तर की तरफ देखते हो तो यहाँ पर है संत कबीर नगर, और आप उत्तर पश्चिम की तरफ देखते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है अंबेडकर नगर। फिर आप जब पश्चिम की तरफ जाते हो तो यहाँ आपको मिलता है सुल्तानपुर, और फिर आप जब इस दिशा में, ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण और पश्चिम। तो यहाँ पर एक जिला है जौनपुर, और फिर आप जब बिल्कुल दक्षिण की तरफ जाते हो तो आपको मिलता है गाजीपुर। इस प्रकार से आपको मैप पूरा पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा में कौन सा जिला पड़ता है, कौन कौन से जिले इसको स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है? फिर आप देखेंगे आपके सवाल सारे के सारे लग जाएंगे। चलो अब आजमगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लो। आजमगढ़, एक तो बात याद रखो, इसके उत्तर से निकलता है घाघरा, घाघरा नदी निकलती है, तो ये घाघरा के दक्षिण में है, ठीक है? इसके अलावा ये तमसा के किनारे है, तमसा नदी के किनारे। इसके अलावा आजमगढ़ ये स्वयं एक मंडल है। इसमें कौन-कौन शामिल है? इसमें आजमगढ़ आता है, इसमें आता है मऊ, और इसमें आता है बलिया। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? कुछ देखो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए। अब हम बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। 13 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ठंड के मौसम में वर्षा होती है, और भारत में मानसून में मैंने बताया था कि ठंड के मौसम में जब भी कभी वर्षा होगी तो उसका कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 14 में आओ जरा। 14 में क्या कह रहा है? कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी में है, में मनाए जाने वाले उत्सव के लिए कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? सारनाथ में मनाए जाने वाले उत्सव के लिए बुद्ध पूर्णिमा, शब ए मिराज ये गलत है, दिवाली, होली, बुद्ध पूर्णिमा सही होगा। और ये जो मनाया जाता है ये वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है? उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष राज्य की पहली स्वास्थ्य नीति जारी की थी, 2018 में जारी की थी, ये पार्ट सही होगा। अच्छा अब ये करंट का क्वेश्चन याद रखना। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वो नई स्वास्थ्य नीति जारी करेगा, नई स्वास्थ्य
नीति जारी करेगा। गौर करना, ये अभी पिछले 2-3 महीने पहले की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य नीति जारी करेगा, ये इसने घोषणा की है। अच्छा, इसकी खास बात ये है, ये जो स्वास्थ्य नीति है, इसमें हर एक नगर निगम में सरकार ने घोषणा की है कि इस नीति के अंतर्गत हम हर एक नगर निगम में और 57 जिला मुख्यालय में, हर एक नगर निगम और 57 जिला मुख्यालय में हम एक काम करेंगे। इनसे पूछा गया क्या काम करोगे? तो सरकार ने कहा कि हम इन क्षेत्रों में 200 बिस्तरों वाले 200 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाएंगे। ठीक है, हम अस्पताल बनाएंगे, ये याद रखना। इनकी संख्या याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जिला मुख्यालयों में घोषणा की है। तो खैर आगे बढ़ो जरा, 15 हो गए। 3 के बाद हम आपको लिए चलते हैं 16 में। कौन सी नदी है जो गोरखपुर का शोक कही जाती है? ये तो राप्ती होगी, राप्ती नदी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसका पुराना नाम आपसे पूछा जाता है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चूंकि आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको ये फैक्ट भी मिल जाए। एक इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में दी जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। राप्ती नदी, इसका जो पुराना नाम है, ये पूछा जाता है, याद रखो। ये है इरावती। अच्छा, इसकी सहायक नदी बता सकते हो? सहायक नदी, ये है रोहिणी। रोहिणी के बारे में आपसे पूछे तो बताओगे ये राप्ती की ही सहायक नदी है। इसके अलावा बूढ़ी गंडक, और इसे कहा जाता है गोरखपुर का चोक। और ये जो राप्ती है, इसके किनारे कौन है? जैसे श्रावस्ती इसके किनारे आ जाएगा, जैसे बलरामपुर ये जिला है, और सिद्धार्थ नगर ये भी इसके किनारे है, और साथ ही साथ गोरखपुर तो है ही। तो इसका जो प्रवाह है वो इन क्षेत्रों से निकलता है। 16 के बाद हम आपको लिए चलते हैं 17 में। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि एटा जो जिला है, इसके बारे में सही कथन बताओ। एटा स्थापना अकबर ने की थी? नहीं भाई, गलत है। एटा जिला उत्तर में कासगंज से घिरा हुआ है। क्या ऐसा है? कासगंज से घिरा हुआ है। फिर कह रहा है ईसा नदी इस जिले की मुख्य नदी है। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें बी भी सही होगा और सी भी सही होगा, यानी कि सही उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक। अच्छा, एटा के बारे में कुछ बातें याद रखो। जैसे मैंने ये लिखा ईटा या एटा। ये जो एटा है ना, ये अलीगढ़ मंडल में पड़ता है। अलीगढ़ मंडल का एक भाग है, और यही एटा है, यहाँ से एक नदी बहती है जिसे कहते हैं ईसन नदी, यहीं से बहती है। लेकिन ये नदी सूखने की कगार पर है, समस्या है इसमें। और साथ ही साथ जितना भी इसमें पानी है वो काफी प्रदूषित है और सूखने की कगार पर पहुंच रही है। यही वो जिला है जहां से कासगंज की स्थापना हुई है, याद रखो, इसी से काट के। कासगंज की स्थापना ये एटा से हुई है। अच्छा, यहाँ जो कासगंज की स्थापना हुई है उसमें कुछ तहसीलें ऐड कर दी गई हैं, जैसे कासगंज, जैसे पटियाली और सहावर। इन तहसीलों को काट के इसी कासगंज में शामिल कर दिया गया। ठीक, अर्थात इन्हीं से कासगंज को बनाया गया है। एटा की अगर हम 2-3 बातें और आपसे शेयर करें तो इसका एक प्राचीन नाम भी है। प्राचीन नाम, इसे कहा जाता है ऐठा। फिर वो अलग होके एटा बन गया। अच्छा, ये जो एटा है, ये कुछ चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे ये यज्ञशाला के लिए काफ़ी फ़ेमस है। यज्ञशाला के लिए ये प्रसिद्ध है जिला, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर एक किला है एटा में, और इस किले का निर्माण आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ के किले का जो निर्माण किया गया है, वो अवागढ़ के राजा ने बनवाया था, या हम कहें अवागढ़ के राजा द्वारा इसको निर्मित किया गया है। यहाँ पर एक मंदिर है, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर के अलावा
कहते हैं कि यहीं पर एक शख्स का जन्म हुआ था जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ठीक है? अमीर खुसरो, उनका जन्म हुआ था पटियाली में। तो जब तक ये जो पटियाली का क्षेत्र ये एटा में था, तब तक इनका जन्म एटा में था। अब ये पटियाली क्षेत्र कासगंज में है, अब इनका जन्म कासगंज में होगा। ठीक? वापस आ जाओ ज़रा, ये कुछ बातें याद रखना। 17 के बाद हम आपको लिए चलते हैं 18 में। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन में एक झील का नाम है, बताओ मुझे। ये है मानसी गंगा। मथुरा, चलो भाई, यहाँ पर आओ, मैं आपको ले आया मथुरा। अब इसको ध्यान से देखो। दरअसल इसके मथुरा में 2 ईयर्स याद रखना, 1018 और एक वर्ष है 1400 अ, 98 नहीं, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए 1489 से लेकर 1517। 1018 में हुआ क्या, इस क्षेत्र को महमूद गजनवी ने इसे लूटा था, ठीक है? और 1889 से लेकर 1517 में क्या हुआ, एक शख्स था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने इस शहर की लूट की थी बहुत बार। यहीं पर मथुरा में कृष्ण भगवान का तो मंदिर है ही, साथ ही साथ यहीं पर शाही ईदगाह, जिसमें विवाद चल रहा है, इसको बनवाया गया था और ये बनवाई थी औरंगजेब ने, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, मथुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक शख्स आया था, वेनसांग। वेनसांग, कहते हैं कि वेनसांग लगभग 634 ईस्वी में यहाँ पर आया था। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 19 में आओ, क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन-सा त्योहार है जो आयुर्वेदिक महोत्सव के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा झांसी महोत्सव। इसे ही आयुर्वेद महोत्सव कहा जाता है। ये फरवरी में लगता है, फरवरी में, और ये 5 दिन का त्योहार होता है। याद रखो, या हम कहें 5 दिन का महोत्सव होता है। 20 में आ जाओ। उत्तर प्रदेश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म, आपसे पूछ लिया। याद रखो, ईयर्स पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक? तो बहाने नहीं बना सकते हो कि हमें याद नहीं होता है। करिए, 1850, 1850, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बार-बार रिवाइज करना ही इसका एकमात्र विकल्प है। अब यहाँ पर आओ, भारतेंदु, मैं आपको हरिश्चंद्र जी के पास लिए चलता हूँ। हरिश्चंद्र जी के बारे में जब आप पढ़ते हो, तो आपको पता ये चलता है कि भाई इनका जन्म हुआ था 1850 में, 1850 में। तारीख पूछे? 9 सितंबर, 9 सितंबर 1850 को। कहाँ? वाराणसी, ठीक? वाराणसी। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। अच्छा, इन्हीं के नाम से एक पुरस्कार दिया जा रहा है, पुरस्कार भी दिया जाता है। ये पुरस्कार का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है 1983, 1983 से दिया जा रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ये है सेट नंबर 3। अब इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। हाँ, इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है? और अगर आप किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन में जा सकते हैं, वहाँ से बैच ज्वाइन कर लीजिए। खैर, आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।